मेरी नानी ने मेरी शादी एक 50 साल के आदमी से करवा दी थी और उनके 2 बच्चे थे जो कि मुझसे बहुत बड़े थे। मेरा 50 साल का शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे शौहर के बेटे से प्यार हो गया। लेकिन वो मुझसे नफ़रत करता था और मैं उसके हर काम भाग भाग कर करती थी। एक दिन घर में कोई नहीं था और मैं अपने कमरे में लेटी थी। अचानक शौहर का बेटा गया। मेरे कमरे में उसको देखकर खुशी हो गई। उसने आते साथ जो मेरे साथ किया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मेरे साथ मेरी शादी एक 50 साल के आदमी से हो गई, जबकि मैं खुद 16 साल की थी। और उस 50 साल के आदमी के बेटे ने जो कुछ मेरे साथ किया वो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरे माँ बाप का इंतकाल बहुत पहले हो गया था और मेरी नानी मुझे अपने घर ले आई थी। मामू मामी की आंखों में मैं हरदम खटकती रहती थी, लेकिन एक 8 साल की बच्ची को नानी कैसे अकेला छोड़ सकती थी। और इसीलिए वो मामू की हर बातें सुनने के बावजूद भी मुझे अपने साथ रख रही थी। और जब नानी को एहसास हुआ कि अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में मेरा बोझ उठाने की ताकत नहीं रही, तो उन्होंने मुझे मामू के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय मेरे लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन एक यतीम और बेसहारा लड़की से कौन शादी करता कि जो जहेज में भी कुछ ना लाने वाली थी। इसीलिए रिश्ते वाले ने मेरे लिए ज़्यादा उम्र के आदमी के रिश्ते दिखाने शुरू किए थे। शुरू में तो नानी ने ये कहकर साफ मना कर दिया था कि रानी तो अभी सिर्फ 16 साल की है, तो इतने बड़े उम्र के मर्दों में कैसी रानी शादी कर सकती है। फिर धीरे धीरे नानी को एहसास हुआ कि उनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और मामू मामी के रवैये में इतने सालों बाद भी मेरे लिए कोई लचक पैदा नहीं हुई। इसीलिए नानी ने एक मुश्किल फ़ैसला लिया और एक 50 साल के आदमी से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। रिश्ते वाली ने बताया कि उस आदमी की बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही थी और इसके 2 जवान बेटे। घर में पैसा जायदाद किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। रिश्ते वाली नानी से कह रही थी कि अपनी रानी तो शादी के बाद ऐश करेगी। नानी ने एक मुलाकात के बाद फ़ारूक से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। वो एक 50 साल के सरकारी मुलाजिम थे। मैंने फ़ारूक को नहीं देखा था, बस मुझे नानी ने यही बताया था कि उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है। फ़ारूक ने शादी में किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की थी और नानी के पास भी मुझे देने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए मैं 4 दिन के अंदर ही खाली हाथ रुखसत होकर फ़ारूक की दुल्हन बन गई थी। शादी की रात जब मैंने फ़ारूक को देखा तो जैसे मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। फ़ारूक के सर पर तो बाल भी ना होने के बराबर थे, जबकि मैं 16 साल की हसीन लड़की थी, एक ऐसी लड़की जो अपनी किस्मत से हार गई थी और फ़ारूक जैसे उधेड़ उम्र मर्द की बीवी बन गई थी। मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती थी। फ़ारूक ने तो मुझे देखते ही ऐसे मोहब्बत का इजहार किया था जैसे मैं उनकी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत हूँ। शादी की पहली रात ही फ़ारूक ने मुझे इस घर में रहने के कुछ तरीके बता दिए। फ़ारूक ने बताया कि उनके दोनों बेटे इस शादी पर राज़ी नहीं थे, इसलिए मैं उनसे फ़ासला रखूं। मुझे मेरे घर जाने की भी आज़ादी नहीं थी और फ़ारूक ने ये जता दिया था कि जब वो चाहेंगे तभी मुझे नानी से मिलाने के लिए ले जाएंगे। मैं ना ही घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही अपनी मर्ज़ी से किसी से बात कर सकती थी। मैं इतनी सारी पाबंदियाँ और उसूल सुनकर घबरा गई थी। मैं तो अभी सही तरह अपनी ज़िंदगी को जी भी नहीं सकी थी और फ़ारूक ने मुझे इतनी ज़ंजीरों में जकड़ दिया था। मैं शादी से पहले हमेशा यही सोचती थी कि शादी के बाद मामू मामी से मेरी जान छूट जाएगी और जिस किसी से भी मेरी शादी होगी तो वो मुझे एक पुरसुकून ज़िंदगी देगा। दूसरों की तरह मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हो जाऊंगी और वो सब करूंगी जो बचपन से सिर्फ सोचती ही आई थी, लेकिन मेरे सारे सपने खाक में मिल गए थे। शादी की अगली सुबह जब फ़ारूक के दोनों बेटे डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आए तो मुझे बैठा देखकर चौंक उठे और जब उनके बाप ने मेरा तारुफ करवाया कि मैं इनकी नई माँ हूँ तो उन दोनों के चेहरों के रंग बदल गए थे और वो अपने बाप को नफ़रत की निगाह से देख रहे थे। फ़ारूक के दोनों ही बेटे बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा रमीज़ तो पहली ही नज़र में मेरे दिल में उतर गया था। मैंने आज तक इतना खूबसूरत नौजवान नहीं देखा था। वो उम्र में मुझसे 3-4 साल बड़ा था, लेकिन उसका लंबा चौड़ा कद और कसरती बदन देखकर मैं हैरान रह गई थी। फ़ारूक तो मामूली शक्ल व सूरत के थे, न जाने उनके बेटे किस पर गए थे। रमीज़ गुस्से में अपने बाप से कह रहा था कि आप कैसे किसी दूसरी औरत को हमारी माँ की जगह पर लाकर बैठा सकते हैं। ये लड़की कभी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। काफ़ी देर तक दोनों बाप बेटे के बीच में तकरार चलती रही। रमीज़ बड़ा होने की वजह से बाप से उलझ रहा था, जबकि रहीम जो कि रमीज़ से कुछ साल छोटा था खामोश खड़ा था। कुछ ही देर में फ़ारूक के दोनों बेटे
बिना नाश्ता किए ही घर से बाहर निकल गए थे। मैंने दूर तक रमीज़ को जाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाते जाते मेरा दिल भी अपने साथ ले गया हो। फारूक कह रहे थे कि रमीज़ के बारे में सोचकर ख़ुद को परेशान ना करो, वो कुछ ही दिनों बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। वक्ती तौर पर उसे गुस्सा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़ारूक के दफ्तर चले जाने के बाद मैं सारा वक्त रमीज़ को सोचती रही। मुझे उससे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई थी। फ़ारूक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे और उसकी एक वजह उनकी उम्र और उनका बेडोल वजूद था। बेचैनी से यहाँ चक्कर काटते हुए अभी आधा ही दिन गुजरा था कि जब रमीज़ और रहीम कॉलेज से वापस आ गए थे। रहीम तो आते ही अपने कमरे में चला गया था, जबकि रमीज़ खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शायद वो भूल गया था कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ। मैंने जैसे ही रमीज़ को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा तो भागकर मासी के हाथों से खाना ले लिया और उसे अपने कमरे की सफाई करने के लिए भेज दिया। जैसे ही मैंने रमीज़ के आगे खाना रखा तो वो मेरा चेहरा देखकर चौंक उठा और उसके चेहरे पर अचानक गुस्से के आसार नमूदार हुए। वो मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे सामने ना आया करो, तुम मेरे बाप की बीवी हो लेकिन मेरी माँ हरगिज़ नहीं। मैंने उससे कहा कि मुझ पर गुस्सा होने की बजाय खाना खा लो। शायद वो बहुत ज़्यादा भूखा था, इसलिए उसने मेरे सामने खाना खा लिया। मैं रमीज़ के छोटे छोटे काम खुद अंजाम देने लगी थी। कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता, लेकिन कभी कोई जवाब न देता। जब तक फ़ारूक घर पर मौजूद थे वो मुझे अपने साथ कमरे में ही रखते थे, लेकिन उनके गैर मौजूदगी में फ़ौरन तितली बनकर रमीज़ के इर्द गिर्द मंडलाने लगती। फ़ारूक ने बातों बातों में मुझे कई बार कहा था कि मैं उनके बेटों से दूर रहूं, लेकिन न जाने क्यों मैं खुद ब खुद रमीज़ की तरफ खींची चली जा रही थी। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ रही थी। अब तो मुझे उसकी पसंद और नापसंद का भी पूरी तरह से इल्म हो गया था। रमीज़ ने मेरे कभी भी पजीराई ना की थी, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैं बचपन से ही मोहब्बतों के लिए तरसी थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद जैसा सलूक मामू मामी ने मेरे साथ किया था, उसकी वजह से मैं एहसास महरूमी का शिकार हो गई थी। जब मैं हर किसी को अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन देखती थी तो मेरे अंदर एक अलाव सा धक जाता था। मैं सोचती थी कि शादी के बाद ये कमी दूर हो जाएगी, लेकिन फ़ारूक ने मुझे अपनी ज़रूरत के तहत बीवी बना कर रखा था। फ़ारूक को मेरे जज्बात या मेरी खुशियों से कोई लेना देना नहीं था। वो सुबह के गए शाम को जब देर से घर आते तो मुझे अपने जज्बात की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते और इसके बाद फिर भूल जाते। रहीम पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया और रमीज़ यहीं रह गया था, लेकिन वो मेरे सामने आने से भी गुरेज करता था क्योंकि मुझे देखते ही उसे गुस्सा आने लगता था और मैं इतना ही जानबूझकर उसके पास जाती। घर में बहुत सारे मुलाजिमीन थे, लेकिन इसके बावजूद मैं ज़्यादातर रमीज़ के काम खुद अपने हाथ से करती। रमीज़ के कपड़े इस्त्री करना, उसके लिए खाना बनाना, उसके सारे ही छोटे बड़े काम मैंने नौकरों के हाथों से लेकर खुद करने शुरू कर दिए थे। एक रोज़ घर में कोई मौजूद नहीं था। फ़ारूक किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे और रहीम तो था ही नहीं। घर में जो दो नौकरानियाँ मौजूद रहती थीं, इत्तेफाक से आज वो दोनों भी छुट्टी लेकर चली गई थीं। मेरे पास करने के लिए कोई काम तो था नहीं, इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब ये देखकर मैं हैरत की इंतहा न रही कि रमीज़ खुद से मेरे कमरे में चला आया। उसे देखकर मैं उठकर बैठ गई और मेरी खुशी की इंतहा न रही। उसको देखकर तो मैं ज़िंदगी को जी रही थी, वरना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। फ़ारूक मुझ पर कितनी ही मोहब्बत क्यों न लुटाते, लेकिन मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंसान को मोहब्बत भी अपने पसंदीदा शख्स से ही चाहिए। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मुझे सिर्फ रमीज़ की मोहब्बत चाहिए थी और आज मुझे लग रहा था कि शायद मेरा इंतज़ार तमाम होने वाला है। रमीज़ छोटे छोटे कदम उठाता मेरे पास आया और आते ही उसने जो मेरे साथ किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रमीज़ मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकता है। वो मुझसे नफ़रत की इंतहा पर था और इसी नफ़रत में रमीज़ ने एक ऐसा कदम उठाया था जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने खुद ही अचानक से अपनी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए और मेरे दोनों हाथों को पकड़कर अपनी गर्दन पर निशान डालने लगा। साथ साथ ही वो कहते जा रहा था कि मुझे छोड़ दो और ये सब ना करें, आप मेरी माँ की जगह हैं और ये सब आपको ज़ेब नहीं देता। मैं भला आपसे लाख नफ़रत करता हूँ, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं अपने बाप को धोखा दूँ। मैं आपके कहने पर आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता, क्योंकि हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है माँ बेटे का। मैं हैरान परेशान से रमीज़ को देख रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने अपनी हालत ऐसे कर ली थी कि जैसे मैंने उस पर हमला कर दिया हो। मैं परेशानी के अमल में उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि जब ये देखकर मेरी जान निकल गई
कि कमरे के दरवाजे पर फ़ारूक खड़े मुझे ख़ज़बनाक नज़रों से देख रहे थे। मुझे जब तक सारी बात की समझ आती पानी सर से गुजर चुका था। फ़ारूक शायद दूसरे शहर नहीं गए थे और घर वापस लौट आए थे। मैं इस बात से नावाकिफ़ थी, लेकिन रमीज़ ये बात अच्छी तरह से जानता था और उसने इस बात का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया था। रमीज़ को इल्म था कि मैं उसके लिए कुछ जज्बात रखती हूँ और इसीलिए वो मेरे कमरे में चला आया। उसे मालूम था कि मैं हरगिज़ भी उसके आने पर कोई हंगामा नहीं करूँगी। वो जो चाहता था मैं पूरी तरह कामयाब हो चुका था। फ़ारूक ने कमरे में आते ही मेरे चेहरे पर इतनी ज़ोरदार तमाचा मारा था कि मैं बेड पर ऊंधे मुँह गिर पड़ी थी। फ़ारूक ने मुझे अपनी लातों पर रख लिया था। रमीज़ उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ारूक के सर पर तो जुनून सवार था। रमीज़ अपने बाप से कह रहा था कि जाने दीजिए, छोटी मामा से गलती हो गई है। मैं तो बस यही पूछने के लिए आपके कमरे में आया था कि आप आज अभी तक घर क्यों नहीं आए, लेकिन यहाँ आकर शायद मैंने गलती कर दी थी। फ़ारूक भी गुस्से में कह रहे थे कि हाँ, ये बदज़ात औरत जानती थी कि मैं दूसरे शहर जाऊँगा और इसने शायद इसी बात का फ़ायदा उठाया है। मैंने उसे यतीम समझकर अपने घर में जगह दी थी और इसने मेरी ये इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। फ़ारूक मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब उनका गुस्सा कुछ कम हुआ तो रमीज़ उन्हें हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गया और उसने मुझे फ़ारूक से कोई बात ना करने दी। फ़ारूक जाते जाते मुझे कह गए थे कि फ़ौरन अपना सामान बांध लो और यहाँ से अभी इसी वक्त दफ़ा हो जाओ। जाते जाते वो तलाक के 3 बोल भी मेरे मुंह पर मार गए थे और मैं सकते के आलम में अपनी जगह खड़ी रह गई थी। रमीज़ ने तो मेरे साथ वो किया था कि मैं आईना देखने के भी काबिल नहीं रही थी। चेहरे से खूबसूरत नज़र आने वाला रमीज़ अंदर से इतना बदसूरत हो सकता है, ये मैं मर कर भी नहीं सोच सकती थी। उसने तो अपनी नफ़रत में मुझे जलाकर भस्म कर दिया था और अब मेरे पास सर छुपाने को भी कोई जगह बाकी ना रही थी। मैं फ़ारूक को किसी भी तरह अपनी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन रमीज़ किसी दीवार की तरह हमारे बीच हायल था। मैं रोती पीटती अपना सामान लेकर वापस मामू के घर चली गई थी। रात के अंधेरे में मुझे सामान के साथ अपने दरवाजे पर देखकर तो मेरी बुढ़ी नानी की जान ही निकल आई थी और जब मैंने नानी को सारी बात बताई तो वो इस बात को बर्दाश्त न कर सकी और उन्हें सदमे से दिल का दौरा पड़ गया। बहुत मुश्किल से तो नानी ने मेरे लिए एक ऐसी जगह का बंदोबस्त किया था जहाँ मैं इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन मैं वहाँ से भी धक्के खाकर वापस चली आई थी। मामी तक जब ये बात पहुँची तो उन्होंने बहुत शोर मचा दिया और मेरे किरदार की खूब धज्जियाँ उड़ाईं और देखते ही देखते अगले दिन ये बात सारे मोहल्ले में मशहूर हो गई कि मैं अपने काले करतूतों की वजह से अपने शौहर से तलाक लेकर उनके सर पर वापस आ बैठी हूँ। नानी 2 दिन तक सरकारी अस्पताल में पड़ी रहीं। मैं इद्दत में होने के बावजूद भी नानी के साथ अस्पताल में थी, लेकिन मामू मामी ने पलट कर हमारी तरफ ना देखा। उतना नानी को भी कसूरवार मानते थे। मामी कहती थी कि अगर नानी ने मेरी जिम्मेदारी अपने सर नहीं ली होती तो आज उन्हें मेरी वजह से बदनामी का सामना ना करना पड़ता। नानी की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही थी और 2 दिन के बाद डॉक्टर्स ने ये कहकर मुआसरत कर ली थी कि वो नानी को नहीं बचा सकेंगे। मेरी पूरी दुनिया मेरी नानी ही थी, जो कि अब मुझे छोड़कर जा चुकी थी और मैं नहीं जानती थी कि अब मेरे साथ आगे किस्मत क्या खेल खेलने वाली है। रमीज़ ने सिर्फ मेरा घर ही नहीं उजाड़ा था, बल्कि मेरी नानी की मौत की वजह भी बन गया था। नानी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया था, लेकिन मेरी मामी ने इसका इल्ज़ाम भी मेरे हिस्से में डाला था कि मैंने अपनी नहुसत से अपने माँ बाप के साथ साथ अपना घर और अपनी नानी को भी खा लिया है। मामी ने मुझे बिल्कुल नौकरानियों की जगह दी थी। मैं सारा दिन घर के काम काज करती और इसके बाद मुझे खाने के लिए 1 वक्त की रोटी मिलती थी। मामी तो शुरू ही से मेरी दुश्मन थी, लेकिन नानी की वजह से वो मजबूर होकर मेरे साथ अपने रवैये को बेहतर रख लिया करती थी। अब जबकि मेरी नानी ही ना रही थी तो मामी के जुल्म सितम से रोकने वाला मुझे कोई नहीं था। मामू ने तो अपनी आंखों पर मामी की सखाई पट्टी बांध ली थी। दिन यूं ही आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे। मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी। मुझे अब ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं रहा था। 17 साल की उम्र में ही मेरे माथे पर तलाक याफ्ता होने का दाग लग चुका था। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी थी और फितरी तौर पर मेरा दिल खुद ब खुद एक ऐसे शख्स की तरफ माइल हो गया था जो मेरे जोड़ का था। लेकिन मैंने कभी ऐसी कोई हरकत करने के बारे में नहीं सोचा था जिससे मैं बदकिरदार साबित होती। इद्दत पूरी होने के बाद भी मेरी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मैं सारा दिन खामोशी से घर के काम काज में मसरूफ़ रहती। एक यतीम और बेसहारा लड़की के साथ इस माशरे में क्या सलूक होता है वो मैं अच्छे से जान गई थी। मामू मामी दोनों ही अपने बेटे के पास अमेरिका जाने वाले थे।
कुछ सालों के पहले मामू के बेटे ने एक अमरीकी लड़की से शादी कर ली थी और इसके बाद वो लौटकर पाकिस्तान नहीं आया था। मामू मामी उससे मिलने जाना चाहते थे, लेकिन मेरी मौजूदगी ने उनके इस सफ़र में रुकावट पैदा कर दी थी और मामी ने इसका हल ये निकाला था कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी करवा दें। मामी ने ना ही मेरी हालत की परवाह की थी और ना ही उन्हें मेरे जज्बात से कोई लेना देना था। उन्हें बस अपने बेटे के पास जाने के लिए मेरी शादी करवानी थी। मामी ने एक दिन अचानक ही शाम के वक्त मुझे कहा कि रात को तुम्हारा निकाह है, तुम्हारा रिश्ता आया था और मैंने हाँ कर दी। सादगी से तुम्हारी शादी हो रही है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मामी ने कहा कि अगर मैंने शादी ना की तो मुझे घर से बाहर खड़ा करके वो अपने बेटे के पास चली जाएंगी, फिर जहाँ चाहे मैं मर्जी चली जाऊँ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि अभी तो मामू का सहारा है, लेकिन बेसहारा होकर तो मैं मिट्टी में मिल जाऊँगी। मरती क्या ना करती। मस्ताक में निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए और बिना जाने ही कि मेरी शादी किससे हुई है मैं रुखसत हो गई थी। अब तो मेरी आंखों से आंसू भी ना गुजरते थे कि एक वक्त में इस कदर रोई थी कि आंखें वीरान हो गई थी। 17 साल की उम्र में मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी जहाँ ना अरमान थे, ना खुश रहने की कोई ख्वाहिश थी, बस ज़िंदगी को घसीटना था। मुझे अपने कमरे में बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि जब मुझे किसी के कदमों के आहट का एहसास हुआ और ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरा दूल्हा कोई और नहीं बल्कि रमीज़ था। वो मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांग रहा था और मैं खौफसदा नज़रों से उसे देख रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रमीज़ की दुल्हन बनूंगी। रमीज़ कह रहा था कि मेरे साथ जो कुछ भी उसने किया इसके बाद उसे एक पल का भी चैन नसीब ना हुआ और वो हर वक्त एक अनदेखी आग में जल रहा था। उसका ज़मीर उसे मुलामत कर रहा था। वो कह रहा था कि वो एक बुरा लड़का नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ की जगह पर मुझे देखकर मुझसे हसद में मुब्तला हो गया था। वो हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठा कहने लगा कि जब उसे मालूम हुआ कि मेरी नानी का सदमे से इंतकाल हो गया है, उस दिन के बाद से तो वो जैसे कांटों पर ज़िंदगी गुजारने लगा था। और फिर जब वो अपने ज़मीर की मार बर्दाश्त ना कर पाया था तो उसने ये बात अपने बाप को सच सच बता दी और उसके बाप ने उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन साथ ही में कहा था कि अगर मेरे ज़मीर की मार से बचना चाहता है तो उसी यतीम और बेसहारा लड़की को पनाह दो जो तुम्हारी वजह से रुसवा हुई है। रमीज़ को अपने किए पर पछतावा था और मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। रमीज़ के आंसू ने मुझे यकीन दिला दिया था कि वो अपने हिस्से की सज़ा भुगत चुका है, इसीलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया था। रमीज़ ने मुझे एक अलग घर में रखा था जहाँ फ़ारूक साहब नहीं रहते थे। रमीज़ एक अच्छा लड़का था, लेकिन वो अपनी माँ की जगह पर मुझे बर्दाश्त न कर पाया था। रमीज़ ने जितना जुल्म मुझ पर किया था वो उसका हर मुमकिन अजाला करने की कोशिश कर रहा था। वो मेरा इस कदर ख्याल रखता था कि कभी कभी मैं हैरान रह जाती थी। कुछ दिन गुजरे थे कि जब एक रोज़ अचानक ही मेरी मामी मेरे दरवाज़े पर आई और मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई और मेरे कदमों में रोक कर माफ़ी मांगने लगी। मैं हैरान थी कि ये सब क्या हुआ है। मामी ने रोते हुए बताया कि उनके अकेलौते बेटे ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और जब मामू मामी अमेरिका पहुंचे तो उनकी बहू ने उन्हें अपने घर में दाखिल ना होने दिया। मामी के इकलौते बेटे ने उन्हें 2-4 दिन एक होटल में ठहराया और फिर ये कहकर पाकिस्तान रवाना कर दिया कि आइंदा आप मुझे मिलने ना आइएगा। अगर कभी मुझे आपकी याद आएगी तो मैं ख़ुद पाकिस्तान चला आऊँगा। मामी अपने जिस बेटे पर गुरूर करती थी उसी बेटे ने उन्हें पलट कर तक ना देखा था। मामी का सारा गुरूर खाक में मिल गया था। मामी कह रही थी कि तुम्हें यतीम और बेसहारा कहते कहते मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी थी और आज बुढ़ापे में मैं खुद ही बेसहारा हो गई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल बहुत तकलीफ़ में काटे थे, लेकिन खुदा ने मेरी किस्मत में खुशियाँ लिख दी थी जो वक्त आने पर मुझे मिल गई थी। और जिन लोगों ने मुझ पर जुल्म किया था खुदा ने उनकी रस्सी भी खींच दी थी। मुझे खुदा के इंसाफ पर यकीन आ गया था, इसलिए मैंने वही मामला इख्तियार किया जिसका खुदा ने हमें हुक्म दिया है। मैंने सच्चे दिल से ना सिर्फ रमीज़ को बल्कि अपने मामू मामी को भी माफ़ कर दिया था। जब खुदा ने मेरे हिस्से की खुशियाँ मुझे दे दी तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं दूसरों को उनके हिस्से का सुकून बख्श दूँ। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।